तो मुगल एम्परर शुरू होता है बाबर के टाइम पीरियड से, और बाबर का टाइम पीरियड है 1526 से 1530। अब देखो, सबसे पहले आप हेडिंग बनाओ, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। मुगल्स बिलोंग टू अ ब्रांच ऑफ तुर्क्स कॉल्ड, इनको किस नाम से जाना जाता था? चगटाई। चगटाई के नाम से इनको जाना जाता था। तुर्किस्तान से ये लिंक है। द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय बाबर, हु वाज चगटाई तुर्क, जो तुर्किस्तान से आया है। और ये जो तुर्क है, ये कहां से आए हैं? तुर्क आए हैं सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो आप ना अपनी नोटबुक में मुगल एम्पायर बनाना, और उसके अंदर बाबर पहला लिखा होगा आपने, और बाबर के आगे एक हैशटैग या स्टार कुछ भी बनाओ, तो आपके पास ये नोट्स तो रहेंगे। तो तुर्क के आगे लिख लेना सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए हैं ये लोग। ठीक है, मध्य एशिया के रहने वाले हैं। तो तुर्क लिखना और तुर्क के आगे लिख देना सेंट्रल एशिया, क्योंकि बच्चे आपके पास अभी नोट्स तो है नहीं, अदरवाइज आप डायरेक्टली नोट्स के ऊपर लिख लेते। तो तुर्क के अपनी रजिस्टर में हेडिंग बनाना, उसके नीचे लिख देना सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए हुए हैं। ठीक है, अब देखो अगला अगला हेडिंग बनाना आप पर्सनल लाइफ, बाबर की पर्सनल लाइफ। अब पर्सनल लाइफ के अंदर क्या डिस्कस होगा कि भाई उसका जन्म कब हुआ और उसकी डेथ कब हुई, उसके माता पिता कौन थे। समझ रहे हो? पर्सनल लाइफ के अंदर यही होता है। हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर भी हमारा जन्म कब हुआ, डेथ कब होगी, माता पिता कौन है, यही सब होता है सभी की पर्सनल लाइफ में। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन रेयर चांसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है बाबर, और बाबर की पर्सनल लाइफ में लिखो, इनका बर्थ लिखो 1483। अब देखो यहां पे ना कंफ्यूजन है, देयर इज सम कंफ्यूजन अबाउट द बर्थ ऑफ बाबर। बाबर की बर्थ के ऊपर ना कुछ कंफ्यूजन हैं। अलग अलग किताबों में ना बाबर की डेट ऑफ बर्थ ना अलग अलग दी गई है। समझ रहे हो? यानी कि किसी किताब में आपको मिलेगा 1483, किसी किताब में मिलेगा आपको 1484, किसी में मिलेगा आपको 1482। अब मैं जो आपको लिखवा रहा हूं, यूपीएससी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन में कंसीडर करके चलते हैं वो लोग, वो कवर करके चलते हैं 1483, और काफी सारे एग्जाम्स में भी उन्होंने कवर करा है 1483। तो हम जो अलग अलग किताबों में ऑथर्स आ रहे हैं ना, और ये बात किस में लिखी हुई है, ये बात ना ऑलरेडी बाबरनामा नाम की एक पुस्तक है जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई है ना। बाबरनामा के अंदर भी बाबर की डेट ऑफ बर्थ 1483 ही लिखी है, 1483। तो आप इसको कंसीडर करना। तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर देके चल रहा हूं कि बच्चा कोई इधर उधर की किताब पढ़ेगा, उसमें 1484 भी मिल सकता है, लेकिन आप कंसीडर करोगे 1483। ठीक है, तो लिखो इसकी पर्सनल लाइफ डेट 1483 से लेके 1530, यानी कि 1483 में इसका जन्म हुआ और 1530 में इसकी डेथ हो गई। ठीक है ना? जो ये 1530 वाला टाइम पीरियड है ना, दिस इज कंफर्म। इसके लिए कंफर्म एविडेंसेस हैं हमारे पास। इसके जन्म के एविडेंसेस नहीं है, 1483 का कोई एविडेंस नहीं है। कुछ लोग 1484 भी मानते हैं, लेकिन बाबरनामा की एक नामक किताब है, लिख लो आप, जहां पे आपने लिखा है ना 1483, लिख लो एज पर बाबरनामा बुक, एज पर बाबरनामा बुक, बाबरनामा, BABURNAMA, बाबरनामा, बाबरनामा। और ये लिखी गई है टर्किश में, टर्किश लैंग्वेज में बाबरनामा। दोबारा रिपीट कर देना एक बार सर। बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं बच्चे। देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि भी बाबर का जो पर्सनल लाइफ बता रहा था आपको, बर्थ से लेके डेथ तक 1483 से लेके 1530। अब 1483 ना कंफर्म नहीं है, इसके बारे में कुछ मिथ हैं। ठीक है, तो आप कंसीडर करोगे 1483 को। क्यों? क्योंकि ये जो डेट ऑफ बर्थ है सारे एग्जाम्स में कंसीडर करी जाती है, साथ में ये डेट ऑफ बर्थ बाबरनामा नाम की किताब में लिखी गई है। तो लिख लेना अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, ये बाबरनामा के अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू बाबरनामा। लिखा इतना आपने? अकॉर्डिंग टू बाबरनामा। कोई यहां पे दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो नोट्स की तरफ। बाबर इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, वो हम पहले भी कवर कर चुके हैं और यहाँ पे भी कवरेज आ गई है। अब इसके बाद देखो, ही वाज डिसेंडेंट ऑफ तिमूर, यानी कि वो किसका डिसेंडेंट था? तिमूर का, अपने फादर की साइड से। ठीक है, और
चंगेज खां की साइड से मदर का डिसेंडेंट था। अब इसका क्या मतलब है? एनीवन? एनीवन? जो इसकी मदर होगी वो चंगेज खान से रिलेटेड होगी, मतलब उनके खानदान टाइप। हाँ ठीक है। और फादर की साइड से जो तैमूर था वो उसका वंशज होगा। देखो क्या है इसका डिपेंडेंट का मतलब, समझाता हूँ क्या सीन है। ये जो हमारा तुर्क, देखो मैंने ऊपर आपको लिखवाया, एक मिनट यहां से समझो ध्यान से इसको। ये जो वर्ड था ना तुर्क, ये तुर्किस्तान के नाम से आज भी एक कंट्री एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब क्या सीन था, ये जो सेंट्रल एशिया वाला एम्परर था, वहां पे ना ये चंगाती चटराई तुर्क के नाम के लोग रहा करते थे। अब इसके अंदर ना दो एम्परर उस समय फेमस थे, एक तो था तिमूर और दूसरा शासक था वहां पे चंगेज खान। तो चंगेज खान का जो रिलेशन था, यानी कि बाबर की मदर वाली साइड से था, और जो इसके फादर थे ना, उनका जो रिलेशन था वो तिमूर वाली साइड से था। यानी मदर की साइड से चंगेज खान की से रिलेशन था और फादर की साइड से तिमूर की साइड से रिलेशन था। लेकिन सवाल ये आता है, इनके फादर का नाम क्या था? एनीवन? फादर नेम? उमर शेख था शायद। उमर शेख मिर्जा, ठीक है। अभी मैं आपको सब समझाऊंगा। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक मिनट में जरा इसको हटा दूं। देखो यहां है, ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तिमूर ऑन हिज फादर साइड, यानी इनके जो फादर का नाम था वो था उमर शेख मिर्जा। इनकी साइड से ये थे तिमूर वाली साइड से, फादर की यानी तिमूर के वंशज, और मदर की साइड से चंगेज खान के वंशज थे। अब आप ना एक हेडिंग बनाओ, तिमूर। हेडिंग बनाओ नोटबुक में, तिमूर। हेडिंग बनाओ पहले, तिमूर। और तिमूर का रूल लिखना, तिमूर का रूल लिखना सेंट्रल एशिया। तिमूर के नीचे लिखना सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया के अंदर था। और इसने हराया था तुगलक को, डिफिटेड तुगलक, डिफिटेड तुगलक। और इसने स्थापना करी थी तिमुरिड एम्पायर की, तिमुरिड एम्पायर। देखो तिमुर वैसे ही रहेगा, उसके आगे आईडी और लग जाएगा, तिमुरिड एम्पायर। इसकी स्थापना करी थी तिमूर ने, ठीक है। अब इसके बाद तिमूर ने इसकी स्थापना करी थी तिमुरिड एम्पायर की, और इसने हराया था तुगलक को। अब मदर की साइड से जो चंगेज खान था, ये था मंगोलिया का एम्पायर, यानी कि मंगोल रूलर था ये। तो उसके आगे लिखना चंगेज खान के नीचे दूसरा हेडिंग आप बनाओगे चंगेज खान, और चंगेज खान की स्पेलिंग आप यहां से देख सकते हो, GENGHIS, चंगेज खान। और चंगेज खान था रूलर ऑफ मंगोल, रूलर ऑफ मंगोल। और ये जो रूलर था ना, ये पिछड़ी जाति वालों का रूलर था, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं ना आज के टाइम पे भी, SC ST वाले, इनका शासक था ये। और जो बाकी पब्लिक थी, ठीक है, तो ही आपस में इंटरलिंक थे, तिमूर और चंगेज खान, ठीक है, दोनों ही लिंक थे आपस में, ठीक है। अब देखो नोट्स में आ जाओ। हिज ओरिजिनल नेम बाज जहीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। इसको जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से भी जानते हैं, सॉरी बाबर के नाम से, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जानते हैं। इन 1494, जब ये 1494 में था, इसकी एज थी 11 ईयर्स। बाबर बिकेम द रूलर ऑफ फरगाना। और फरगाना के अंदर क्या था, इसके जो पिता थे ना उमर शेख मिर्जा, ये फरगाना के उस समय गवर्नर थे, ठीक है, फरगाना के गवर्नर थे। और जैसे ही क्या होता है, इसके फादर की डेथ होती है एक बिल्डिंग के कोलैप्स होने से, यानी कि एक बिल्डिंग ना फादर के ऊपर गिर जाती है,
और उस बिल्डिंग के गिरने से वो बालकनी के अंदर खड़े थे, बालकनी के अंदर ऊपर वाला हिस्सा टूटता है और वो बिल्डिंग गिरती है फादर के ऊपर और फादर की डेथ हो जाती है। और उस समय जो इनकी एज थी वो 11 साल की थी। उस एज में आपने लिखने की जरूरत नहीं है कि बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, जस्ट फॉर द स्टोरी आपको समझा रहा हूं। तो एट द एज ऑफ 11 बाबर बिकम द रूलर ऑफ फरगाना, और ये जगह है एट प्रेजेंट इन चाइनीज तुर्किस्तान, यानी जो इनके फादर थे उमर शेख मिर्जा, हिज फादर, यानी अपने फादर के बाद ये रूलर बना। अब इसके बाद दौलत खान, द मोस्ट पावरफुल नोबल ऑफ पंजाब, who was disconnected with इब्राहिम लोधी, invited बाबर to invade India। यानी कि दौलत खान जो था, जो पंजाब का पावरफुल नोबल रूलर था, जिसकी लगातार इब्राहिम लोधी के साथ इंडिया के अंदर लड़ाई होती रहती थी, उसने क्या करा, बाबर को इनवाइट करा कि आप इंडिया के अंदर आक्रमण करो इब्राहिम लोधी के ऊपर। तो अब हम देखेंगे बाबर की मिलिट्री कनकोस्ट कि इसने किस तरीके से आगे बढ़ाया अपने साम्राज्य को। देखो इसके पास ना कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी और कोई बहुत बड़ी एज नहीं थी। आप सोच सकते हो कि वो 11 साल की उम्र में राजा बना। और आज के टाइम में भी देख लो कि हमारी कंट्री के भी जो राजा बनते हैं, प्रेसिडेंट को राजा बोलते हैं ना, 35 मिनिमम एज है। तो 11 साल का बच्चा जब राजा बना होगा तो क्या होता है 11 साल के बच्चे के पास, कुछ नहीं पता उसको। लेकिन 11 साल के उस बच्चे ने उस मुगल एम्पायर को फिर भी काफी आगे तक बढ़ाया। और उसने अपने आप को, आपको पता ही है, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान भी डिक्लेयर कर दिया था कि मैं हिंदुस्तान का राजा हूं। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। यानी कि 1494 के अंदर 11 साल की उम्र में वो राजा बन जाता है। अब 1504 के अंदर वो ऑक्यूपाई करता है काबुल को। ठीक है, वो ऑक्यूपाई करता है किसको, काबुल को। और कैसे ऑक्यूपाई करता है, ये क्रश करता है हिंदू कुश माउंटेन को। तो आप लिखो पहले अपनी में एक नोट लिखो, उस पर्वत का नाम लिखो, कैसे कैप्चर करता है काबुल को। लिखो, ही क्रश हिंदू कुश माउंटेन। हिंदू कुश माउंटेन, हिंदू कुश माउंटेन नाम का एक माउंटेन था, उसको क्रश करने के बाद, तोड़ने के बाद उस चट्टानों को, और कैप्चर कर लेता है काबुल को। और काबुल को कैप्चर करने के बाद ये कंधार को कैप्चर करता है। और कंधार कैप्चर करने के बाद अब इसकी नजर आती है इंडिया पे, और इंडिया के अंदर नजर आती है दिल्ली पे कि दिल्ली को कैप्चर करना है मैंने। तो आप लिखो, ही क्रश हिंदू कुश माउंटेन, हिंदू कुश माउंटेन को क्रश करता है एंड कैप्चर काबुल। तो यहां पे लिखा है ना ऑक्यूपाई काबुल। तो काबुल कैसे ऑक्यूपाई करा था इसने, हिंदू कुश नाम के माउंटेन को क्रश करने के बाद, तोड़ने के बाद, उस चट्टानों को धूल में मिलाने के बाद काबुल के ऊपर ऑक्यूपाई कर लेता है। फिर आगे देखो, इन 1524 बाबर ऑक्यूपाई लाहौर भूतड़ टू रिट्रीट टू काबुल आफ्टर दौलत खान टर्न अगेंस्ट हिम। यानी कि दौलत खान भी क्या हो जाता है, उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है। तो इसके बाद 1525 में बाबर अटैक करता है पंजाब के ऊपर, द्वारा से इसको ऑक्यूपाई कर लेता है। और 1526 के अंदर ये आक्रमण करता है इब्राहिम लोधी के ऊपर, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये पहली बैटल ऑफ पानीपत मानी जाती है। एंड क्विकली ऑक्यूपाई दिल्ली, और ये बहुत तेजी के साथ ना दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लेता है। और इसका रीजन पता है क्या रहता है, बाबर की आर्मी, और उसकी आर्मी के अंदर जो स्ट्रेटजी यूज होती है ना, दिस वाज द, यहां पे लिखा हुआ है ना, देखो, डिस्पाइट ऑफ वास्ट एंड सुपीरियर ट्रूथ इब्राहिम लोधी लॉस्ट इन द बैटल। भाई इब्राहिम लोधी के पास ना बाबर से ज्यादा सैनिक थे, लेकिन फिर भी वो हार गया। भाई जैसे आप महाभारत का युद्ध देख लो, कौरवों की साइड उनके पास पूरी नारायणी सेना थी, फिर भी हार गए। रीजन, कृष्ण भगवान दूसरी साइड थे। यहां पे क्या रीजन था, यहां पे कोई भगवान तो साइड में नहीं थे, तो बाबर के साथ कौन था। अब ऐसा भी नहीं है कि उनके साथ अल्लाह थे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बाबर के साथ इनकी सुपीरियर स्ट्रेटजी थी, और उस स्ट्रेटजी का नाम था तुलगुमा स्ट्रेटजी। अब आप सोचोगे कि ये तुलगुमा स्ट्रेटजी क्या है, तो अगर आप लिखना चाहो तो नोट कर लो, तुलगुमा स्ट्रेटजी लिख लो, हेडिंग बनाओ तुलगुमा स्ट्रेटजी, TUL तुल GUMA, तुलगुमा स्ट्रेटजी। तुलगुमा स्ट्रेटजी का मतलब लिखो, तुलगुमा स्ट्रेटजी, तुलगुमा स्ट्रेटजी। ठीक है, तुलगुमा स्ट्रेटजी का मतलब था यूज ऑफ कैनन, तोपों का यूज करा इन्होंने, यूज ऑफ कैनन, तोपों का यूज। यानी इनके पास ना सोल्जर कम थे, लेकिन इनकी सेना के पास ना तोप थी, कैनन्स थी, कैनन्स का यूज ज्यादा किया। ठीक है, तो तुलगुमा स्ट्रेटजी का मतलब था यूज ऑफ कैनन, यानी अच्छे वेपन का यूज करा, मशीनरी अच्छी यूज करी। ठीक है, तो इसी की वजह से यानी कि बाबर सुपीरियर स्ट्रेटजी, और सुपीरियर स्ट्रेटजी का मतलब था तुलगुमा स्ट्रेटजी, और तुलगुमा स्ट्रेटजी का मतलब था यूज ऑफ कैनन, यानी कि तोपों का यूज किया। समझ गए। अब देखो
द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मार्क द फाउंडेशन ऑफ मुगल डोमिनेंस इन इंडिया, और इसी की वजह से मुगल एम्पायर के इंडिया के अंदर नींव रख जाती है, और बाबर क्या करता है, दिल्ली को कैप्चर कर लेता है और अपने बेटे को आगरा सीज करने के लिए भेज देता है। और उसके बाद बाबर अनाउंस हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, और पूरे हिंदुस्तान का अपने आप को वो एम्परर घोषित कर देता है। अभी इसके बाद क्या होगा, 1526 के बाद ना इनका कंफ्लिक्ट होगा राणा सांगा के साथ। वो जो महाराणा प्रताप वाली वंशज है ना, राणा सांगा, देखो अकबर का जो कंफ्लिक्ट था वो महाराणा प्रताप के साथ था, और इस बाबर का जो कंफ्लिक्ट होगा राणा सांगा के साथ कंफ्लिक्ट होगा। तो मेरा जो कल की क्लास में टॉपिक आएगा ना अगला, वो राणा सांगा आएगा। तो अभी स्टोरी में आप ना कल बच्चे कोई ऐसा ना हो कि 15 मिनट तक मैं ज्वाइन नहीं करता रहूं। मैंने आज भी आपको टाइम लिख के भेजा था कि भाई 3 बजे तक मुझे रिक्वेस्ट कर देना, लेकिन नहीं करी। मैं हर बार नहीं बैठना, आपको बोलता हूं बार बार कि 3 बजे तक, 1 घंटे पहले अगर रिक्वेस्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई। अगर मुझे आप एग्जैक्ट 4 बजे रिक्वेस्ट करोगे तो या तो मैं लाइव आ जाऊं या आपकी एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूं, एक ही काम कर सकता हूं। 15 मिनट खराब हो गए उस चक्कर में। कभी कोई फोन कर रहा है, सर मेरा अप्रूवल नहीं आ रहा, मुझे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, भाई कैसे चलेगा ऐसे, बताओ। क्योंकि मेरी टाइम ना बहुत लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्शन है टाइम के ऊपर। मेरी 5 बजे डॉट दूसरी क्लास है, 6 से 7 फिर दूसरी है, फिर 7 से 8 फिर तीसरी है। तो मैं तो आपको 5 बजे अगर डॉट अगर आप नहीं आओगे 5 मिनट वेट करता हूँ, बस 5 मिनट वेट करूंगा फिर स्टार्ट कर दूंगा। तो प्लीज कल से अभी जो नहीं आया तो आपके दोस्त वगैरह उनको बोल देना भैया ज्वाइन कर लो अच्छे से, ठीक है। पहले रिक्वेस्ट कर दिया करो यार, इतने बड़े बच्चों बार बार ना बोलना पड़े। काफी बच्चों ने मुझे सुबह ना जैसे ही मैंने बोला कि रिक्वेस्ट कर दो, इमीडिएटली रिक्वेस्ट कर दी उन बच्चों ने मेरे को। सिंसियर रहो यार थोड़ा सा प्लीज, ठीक है, कल से ध्यान रखना। चलो, तो यहां से आगे स्टोरी ना 1527 की मैं कल कंटिन्यू करूंगा, और अभी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इसको भी डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री के अंदर ज्यादा नहीं है, मुगल एम्पायर ढंग से कर लिया, हो गया मेडिवल हिस्ट्री हमारा, ठीक है। चलो कल मिलेंगे सेम टाइम, तो फिर कल गड़बड़